नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में संसद के बनाए कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक के बाद एक संसद से कानून बनता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने के लिए पिटीशन पर पिटीशन दायर होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ऐसे इमोशनल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि आजकल जो संसद के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो नीरा मूर्ख हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कैसे ये कानून बना दी है। और फिर ये सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई में टिप्पणियां की जाती है, कुछ भरवल टिप्पणियां की जाती है, मतलब मौखिक तौर पर जज साहब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में शायद उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून के जानने के लिए इन जज साहब पर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये जो भरवल टिप्पणियां होती है, मौखिक टिप्पणी, वो सिर्फ कानून के मसले पर नहीं होती बल्कि समाज, सोसाइटी, देश व्यवस्था, हर जगह पर इनकी अपनी एक्सपर्टीज सामने आती है और फिर उन टिप्पणियों को अखबारों में जगह दी जाती है, मीडिया में बताया जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा इस मामले की सुनवाई के दौरान कि ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, इसमें फंडामेंटल राइट का विरोध दिखाई पड़ रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, उसमें से एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी है और दूसरे मामले की सुनवाई आज यानी कि सीएए के खिलाफ 200 याचिकाएं दायर है। 200 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। क्यों तैयार हुआ? यह तो आश्चर्य की बात है कि क्या जैसे आर्टिकल 370 को कमजोर किया गया उस पर भी सुनवाई हुई। अगर एलजीबीटी राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो बातचीत करनी थी संसद के खिलाफ उसमें भी उस पर भी सुनवाई हुई। लंबे समय तक सुनवाई चली। फैसला हो सकता है कुछ में सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के, संसद के कानून के समर्थन में आते हैं, कुछ में विरोध में आते हैं, लेकिन ये जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को चैलेंज करने के प्रक्रिया बढ़ गई है, चैलेंज करने के तरीके डेवलप किए जा रहे हैं और फिर संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, यह बड़ी बात है। और इसी को लेकर इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 3 सीनियर मोस्ट वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता और सामने में बैठे थे 5 जज, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 5 बैठे थे, सुनवाई हो रही थी और 3 वरिष्ठ वकीलों ने जिस तरीके से इंटरवेंशन किया उसके बाद सिब्बल और भूषण की तो हवा टाइट हो गई और सीजेआई चंद्रचूड़ भी इतने गुस्से में आ गए कि चिल्लाकर उनको कहना पड़ा अब इस तरह का चिल्ला के हमसे बात मत करो। वो गुस्से में आ गए और भड़क गए एक वरिष्ठ वकील के ऊपर कि आप अपनी प्रक्रिया का पालन करें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू आए। इन जज साहब को या सीजेआई चंद्रचूड़ को उस समय प्रोसेस का ध्यान नहीं रहता जब 9 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और वो भी याचिका किस बात की होती है? एक बेल पिटीशन, जो कि ऐसी याचिका नहीं है कि एक रात अगर कोई जेल में रह ले तो आसमान धरती पर गिर जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होती है। फिर भी इनको 9 बजे रात को बेंच बिठाना पड़ता है। ये तीस्ता सितलवाड़ के मामले में हुआ था जब 9 बजे रात को बेल पिटीशन आया, जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया, तीस्ता सितलवाड़ को
पकड़कर गुजरात की पुलिस जेल में डालने वाली थी, तो उस समय ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में रात के 9 बजे सुनवाई के लिए जज साहब तैयार हो गए। 2 जजों की बेंच भी बिठाई गई, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, क्योंकि 2 जजों की बेंच में एक उनको बेल देने के पक्ष में थे, दूसरे उनके विरोध में थे, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के समर्थन में थे। इसलिए फिर से राताराती, ऐसा नहीं कि एक बार सुनवाई हो गई अब आगे के लिए टाल दिया जाए कि दूसरे दिन 3 जज की बेंच बनाएंगे, लेकिन राताराती 3 जज की बेंच बनाई गई और फिर रात में ही 12 बजे 1 बजे ये फैसले आए कि नहीं नहीं, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला गलत है, इनको बेल दी जानी चाहिए, ये बाहर रहकर ही पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। ये जो मौके की बात है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई हो रही थी और एक पिटीशन दायर किया था मुकुल रोहतगी ने। उनके जो क्लाइंट्स थे वो इंडस्ट्रियल बॉडीज है, ये नहीं कि छोटे मोटे सामान्य व्यक्ति की बात है। 2 संगठन यानी कि एक फिक्की, एक एसोचेम, जिसमें सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसके मेंबर हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली संस्थान है, जो कि रिपोर्ट सौंपती है, सामंजस्य बिठाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट को एक संगठन के तौर पर यहां सरकार के साथ और दूसरे मुद्दे पर बैठकर विचार करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। उसके तरफ से ये फिक्की और एसोचेम के तरफ से सीनियर मोस्ट वकील मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो आप बार बार आप लोग इस पर प्रेस डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं एसबीआई को कि बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी करो, किसने कितना किस राजनीतिक पार्टी को पैसा दिया, ये सब बताओ, एक एक डाटा सामने लाओ, ये सही नहीं है। ये इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए सही नहीं है, ये बिजनेस घरानों के लिए, कारपोरेट हाउसेस के लिए सही नहीं है। हालांकि इसका प्रभाव सामने में दिखाई पड़ने लगा है, फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कुछ चीजें तो सामने आ गई है कि किन कारपोरेट हाउसेस ने, किन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और कुछ पार्टियां ये भी बता चुकी है कि इसको कहां से ये पैसे मिले हैं। लेकिन आप एक एक चुनावी बॉन्ड के बारे में कह रहे हैं। इससे छोटे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कई ऐसे हैं जो कि 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ ऐसे बॉन्ड भी खरीदे और कुछ रीजनल पार्टियों को भी दिया, कुछ नेशनल पार्टियों को भी दिया। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वो बिजनेस किसी एक स्टेट में नहीं कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी कर रहे हैं। और आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि इस राजनीति में प्रतिद्वंदिता नहीं, दुश्मनी हो गई है। ये आपको देखना पड़ेगा कि चुनावी मंच पर क्या हो रहा है। बदले की भावना से ग्रसित कैसे हैं राजनीतिक पार्टियां, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहे हैं बल्कि दुश्मनी ले रहे हैं मोल, और इसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा जब किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार किस स्टेट में होगी और उसके बदले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चंदा देता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, कर्नाटक, तेलंगाना में देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये देखने को मिला था कि कैसे कुछ कारपोरेट हाउसेस को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। और अभी राहुल गांधी जैसा नेता जो कि कांग्रेस का सर्वे सर्वा माना जाता है, वो हर मंच पर अडानी, अंबानी और फिर 24 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेते हैं, जिनको बारे में कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने लोन माफ कर दिया और उसके बदले इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये जो गंभीर आरोप राजनीतिक पार्टियां लगा रही है, ये ऐसी राजनीति पहले नहीं हुई थी। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये हो रहा है। और ऐसे माहौल में ये जो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट एक एक नाम बाहर लाने की बात कह रही है, ये सही नहीं है।
और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एसोचेम और फिक्की दोनों की बात सुननी चाहिए। यह पिटीशन है और इस पर सुनवाई कीजिए, देखिए कि क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्योंकि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था वो संसद के उस कानून के बाद खरीदा था जिसमें गोपनीयता का सवाल उठाया गया था। अब संसद ने कानून बनाकर इन्हें एक आश्वासन दिया कि इनका नाम गोपनीय रखा जाएगा ताकि दूसरी पार्टियां कभी भी इन्हें परेशान न करें, और उस आश्वासन के बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, आप चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो पहले से इसे लागू करना, यानी कि 2019 से 2024 तक अब तक जितने लोगों ने दिया, जिसको गोपनीयता का आश्वासन संसद से कानून बनाकर दिया गया था, सरकार से दी गई थी, उस लोगों के नाम को जारी करवाना यह सही नहीं माना जा सकता। यह तो सुप्रीम कोर्ट का अड़ियल रुख है जिसमें आप लोग अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि संसद कुछ नहीं है, वो कोई भी कानून बनाए, लोगों का भरोसा कैसे रहेगा। अब तो लोगों का भरोसा इस बात पर भी नहीं रहेगा कि कोई सरकार कानून बनाती है और उस कानून का पालन किया जाता है, और कल होकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया कि वो कानून निरस्त की जाती है, और उस कानून के पालन में कुछ जो विरोधाभास रहे हैं उसके कारण पिछले सारे लोगों को दोषी करार दे दिया जाए। जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ सुनवाई चल रही थी और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मन बदल जाता, उसे निरस्त कर दिया जाता, और वहां जिस तरीके से दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने वहां जमीन लेने की बात की कि महाराष्ट्र सदन वहां बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और अगर आपने वो रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, तो उसके बाद तो वहां जो प्लॉट खरीदे हैं, वहां जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। उसी तरीके से सीएए पे सुनवाई हो रही है, और इस सुनवाई के दौरान अगर आपने इसे निरस्त कर दिया और कह दिया आपने जो लोग नागरिकता ले चुके हैं, इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, उन सबकी नागरिकता वापस करो, ये तो बड़ा असमंजस की स्थिति है। इसलिए अगर लागू ही करना था तो इसे 2024 के बाद से लागू करते कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म हो गई है, पहले जो हुआ वो कानून के दायरे में था, इसलिए उसको वैसे ही रखा जाए। ये रोहतगी का कहना था, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आईना दिखाना था कि आप मनमानी कर रहे हैं। आप पुराने समय से अब तक के बातें जो कर रहे हैं कि शुरुआती दौर से कानून तो रद्द कर दिया, लेकिन स्कीम रद्द करने के साथ साथ स्कीम के तहत जो काम किए गए वो उसको खुलासा कर दो, ये गलत है। यह उस समय से लागू नहीं होगा, जबकि कोई भी कानून ऐसा माना जाता है कि अगर बनाया जाता है तो उस समय से, उस आपराधिक हो या सिविल कानून हो, उस समय से लागू किया जाता है, उससे पहले से लागू नहीं कर दिया जाएगा कि पहले भी किसी ने अगर इसके लिए अपराध किया हो तो उसको भी सजा में शामिल कर लिया जाए। ये व्यवस्थाएं संविधान के स्तर पर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला संविधान के स्तर पर नहीं है, संविधान के विरोधाभासी है, और साथ ही संसद का अपमान करता दिख रहा है। यह तो रोहतगी का बार बार प्रेस किया गया बयान था, बताया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने, जिस तरीके से वो उनके अड़ियल रुख पर बात कर रहे थे, जज असमंजस में पड़ गए। उनके पास कोई और तरीका नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर का पालन कीजिए, आप प्रोसीजर का पालन कीजिए। क्या प्रोसीजर मतलब आप एक अलग से याचिका दायर कीजिए, अभी सुनवाई इस पर नहीं हो रही है, याचिका दायर कीजिए, आप मेल कीजिए, फिर उसके लिए तारीख मिलेगी, और तारीख जब मिलेगी तब तक तो आप एसबीआई को बार बार कह रहे हो कि 21 तारीख के शाम 5 बजे तक सारा का सारा डाटा रिवील कर दो। ये तो कोई तर्क नहीं होता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का, इन 5 जजों का अड़ियल रवैया ही है। लेकिन दूसरे तरफ इसी मामले में एक और वरिष्ठ वकील खड़े थे, और वो थे आदेश अग्रवाल, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें इस फैसले को असंवैधानिक करार देने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की थी कि आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से इस
फैसले को निरस्त कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करने के लिए कहिए कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए, तब तक स्टे लगाया जाए। लेकिन उनको भी, उनके साथ भी सुप्रीम कोर्ट के इन जजों की बहस हुई। और तीसरे वरिष्ठ वकील थे मैथ्यूज नेदुम्पारा। ये भी इसी बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से ये फैसला आया, ये संवैधानिक नहीं माना जा सकता, सैद्धांतिक नहीं है। और इस फैसले में गलत तरीके से ये बात कही गई है कि संसद के कानून को पूरी तरीके से निरस्त किया जा रहा है। ये संसद के ऊपर सवाल है और लोगों का भरोसा इसे संसद से टूटता है। लेकिन इनको भी डांट फटकार की गई। सीजेआई चंद्रचूड़ पहले बोले कि आप इस तरह बीच में बोल नहीं सकते, आप चुप हो जाइए। मैथ्यूज चुप नहीं हुए, वो आगे भी बोलते रहे कि इस देश के नागरिक होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार संसद के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे रोक लगाती रही तो एक नई परंपरा पैदा हो जाएगी। जो देखने को मिल रहा है, हर मामले में संसद से कानून बनता है, कुछ याचिकाएं दायर होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होने लगती है। यह परंपरा नहीं बननी चाहिए, नहीं तो संसद में बैठे हुए सांसद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरवेंस जिसमें ना हो वैसा कानून पारित कर दे। यह बड़ी विचित्र प्रश्न है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चलता रहा और सीजेआई चंद्रचूड़ इतने गुस्से में आ गए कि एडवोकेट मैथ्यूज को उन्होंने कहा, आप इस तरह से मत चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला कर बात मत करो, नहीं तो हम ऐसी बात कर देंगे कि उसके बाद आपको कोर्ट के खिलाफ बोलने का, यानी कि आपके खिलाफ मुकदमा चल जाएगा और फिर आप वकालत करने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसी बातें बोलने लगे। उसके बाद एडवोकेट मैथ्यूज ने कहा, हम चिल्ला नहीं रहे, हम सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे तर्क को सुनिए, हमारी आवाज को मत सुनिए। फिर भी उसके बाद जस्टिस बीआर गवई सामने में उतरे और जस्टिस चंद्रचूड़ के बात को आगे बढ़ाना शुरू किया। सारे जज परेशान हो गए कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के हमारे फैसले के ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन यह परेशानी तो अभी बढ़ने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया है, ये सारे सामने आए। लेकिन एक सवाल तो है कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ब्लैक मनी का प्रवाह बढ़ने वाला है चुनावों के भीतर, और सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए था कि कानून जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। उस कानून को पूरी तरीके से खारिज करने के बदले इसमें थोड़ा संशोधन किया जाता तो अच्छा रहता। और संशोधन क्या मतलब यही होता है कि आप चाहते तो ये कह देते जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होगा उसमें नाम मेंशन किया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खारिज करना ब्लैक मनी को बढ़ावा देना है। मतलब संकेत साफ है, चुनाव खत्म होगा, अगली बार सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ न कुछ नया तरीका सरकार लाएगी। कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ, इन जज साहब के टिप्पणियों के खिलाफ और संसद की गरिमा को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी धज्जियां उड़ा दी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।